Hey guys, welcome back to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब एंड मैं हूं आपके एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो आज हम हमारे अकाउंटिंग का जो हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है उसका नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर का नेम क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इससे पहले के जो है दो चैप्टर्स की दो वीडियो अपलोड हो चुकी है और आपको पता है हमने यूपीएससी ईपीएफओ का जो है फ्री में पूरा का पूरा आपका कोर्स लॉन्च कर दिया है और ये जो है आपको कंप्लीट का कंप्लीट आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से जो है आप अपनी सारी वीडियोस को कवर करते रहिए और अपने एग्जाम में जो है बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेकर आइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसे मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, इससे पहले हम जो दो चैप्टर हम कर चुके हैं उसके अंदर हमने यही देखा कि अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या, क्यों करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सोर्स है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर ली जाती है या हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन करते हैं अकाउंटिंग से वो किस किस पर्सन को पहुंचाते हैं। राइट, मतलब हमने आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, वो सब चीजें हमने इसमें देखा कि एक्चुअल में अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी या मैंने जो बोला था अकाउंटिंग के अंदर एक पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है जिसके अंदर क्या है, आइडेंटिफाई से शुरू होती है कि आप एक ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। उसके बाद में आप रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको जो है अलग अलग क्लासीफाई करते हो, एक नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखकर दूसरी को दूसरी की जगह रखकर, मतलब बेसिकली क्लासिफाइंग में आप लेजर बनाते हो और देन बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के जो भी आपका रिजल्ट होता है वो आप पार्टीज को कम्युनिकेट कर देते हो। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा पहले वाले चैप्टर्स में। अब जो ये हमने स्टेप्स जो पढ़ी है, ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की, उसको डिटेल में हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो वेरियस स्टेप्स जो थे उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेप आपका क्या था, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। हमने कहा था कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होनी भी है या नहीं होनी, मतलब ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है भी या नहीं भी है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है, एक प्रूफ के वे में, एक वाउचर जिसे मैं बोलूंगी, जो कि एक प्रूफ देगा कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है ये ट्रू है, कि इसके इसको वैलिड करने के लिए हम ये प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम उसे जो है बेसिक बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल एंट्री की, जिसको हम जर्नल कहते हैं। देन हम जो है इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, जिसको कि हम लेजर कहते हैं। तो वो सब हमें जो है इस चैप्टर में करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस का पहला जो स्टेप आता है वो क्या आता है, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। यही है ना, पहला स्टेप क्या है, ये देखिए, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को पढ़ते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो अब देखिए ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन, हम किसी भी कोई भी चीज को ट्रांजेक्शन कब बोलेंगे, जब क्या होता है, एक तरफ सेल होती है, दूसरी तरफ परचेज होती है, मतलब एक्सचेंज होता है कहीं ना कहीं चीजों का आपस में। एक्सचेंज का मतलब क्या है, एक पार्टी कुछ देगी तो उसके बदले में दूसरी पार्टी कुछ लेगी। ठीक है, तो ये आपका कहीं क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन होना। तो यहाँ पर देखिए, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश। आपने मान लीजिए कंप्यूटर परचेज कर लिया कैश में, तो ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन्स का एग्जाम्पल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है दो चीजों के एक्सचेंज का रेसिप्रोकल हो रहा है। एक तरफ तो क्या हो रहा है, कैश जा रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। हो रही है ना ये चीजें, एक तरफ एक आइटम जा रही है, दूसरी तरफ एक आइटम आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, दो चीजें जो है आपस में उनका रेसिप्रोकल हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है ये कैश में ही हो, अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है तो भी वो ट्रांजेक्शन ही कहलाएगी, क्योंकि वहां पर दो पार्टीज आपकी अफेक्ट हो रही है। तो बेसिकली अगर ट्रांजेक्शन की जब भी बात आती है तो एक चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या रखनी है, गिव एंड टेक। कि ट्रांजेक्शन, किसी भी चीज को ट्रांजेक्शन कब बोलेंगे, जब गिव एंड टेक का एस्पेक्ट होगा, कि एक तरफ से कुछ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से लिया जा रहा है। ठीक है, तो गिव एंड टेक का एस्पेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने बताया भी है, business transactions are exchange of economic consideration।
बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? एक्सचेंज होता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन का, किसके बीच में? पार्टीज के बीच में। एंड इनका टू फोल्ड इफेक्ट होता है, हमने अभी बात की ना, टू फोल्ड इफेक्ट होना चाहिए, एक का इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़े। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एट लीस्ट दो अकाउंट्स के अंदर, कि दो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो, क्योंकि वो दो फोल्ड इफेक्ट दिखाती है, दो चीजों को अफेक्ट करती है, तो दो अकाउंट जो है उसमें उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है? एक्सचेंज है इकोनॉमिक कंसिडरेशन का। इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि हमने अभी बात की अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगी, कोई अगर आपकी प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हो वो इसमें नहीं आएगी। सपोज मैंने कहा कि मैंने जो है मैंने कंप्यूटर किसी पर्सन को डोनेशन में दे दिया या कुछ भी, तो वहां पे मॉनेटरी टर्म्स अगर नहीं आएगी, कहीं पर नहीं आ रही, या फिर दो दो तरफ इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, तो वो आपकी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। ट्रांजेक्शन तभी होगी जब आपका गिव एंड टेक का एस्पेक्ट आपके सामने होगा, कि एक पार्टी कुछ दे रही है कुछ लेने के बदले में। ठीक है, तो गिव एंड टेक मतलब दो और लो, कहते हैं ना, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, तो वही चीज आपकी ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने देख ली कि ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है, जब आप एक्सचेंज कर लेते हो इकोनॉमिक कंसिडरेशन को, या फिर एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें गिव एंड टेक जो है आपको वो रिलेशन देखने को मिलता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है यूजुअली एविडेंस्ड बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। एविडेंस्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना, प्रूफ देना। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि मैंने एक कंप्यूटर जो है वो परचेज किया कैश में। अब मैंने कंप्यूटर कैश में परचेज किया, तो जब भी मैं दुकानदार के पास या उसके पास कंप्यूटर लेने गई हूँ, उसके बदले में वो क्या है, मुझे परचेज का बिल तो देगा ना, कि इस बंदे ने मेरी दुकान से जो है ये खरीदा है, इतने रुपए का खरीदा, इस तारीख को खरीदा है। तो वो मुझे क्या है, एक परचेज के लिए परचेज इनवॉइस देगा ना मुझे। तो वो जो इनवॉइस जो मुझे दिया जाता है वो एक तरह से क्या है, एक एविडेंस का काम करता है, कि इन फ्यूचर या कल को जो पार्टीज आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है आपके कंपनी के बारे में, अगर कल को वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करती है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये देखो मैंने ये कंप्यूटर इतने का खरीदा था इस तारीख को, तो आप वो प्रूफ दिखाते हो। तो यही इसने बोला, बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजुअली जो है वो एविडेंस्ड की जाती है, उसको जो है सही है, मतलब उसको एक साबित किया जाता है एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के साथ में। वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका कैश मेमो भी हो सकता है। अब मैंने बोला कि परचेज लैपटॉप फॉर कैश, अगर कैश में किया तो वो मुझे कैश मेमो देगा ना। इनवॉइस अगर मैं क्रेडिट में ले रही हूँ तो वो मुझे इनवॉइस देगा। सेल्स बिल हो गए, पे इन स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये सब क्या है, एक डॉक्यूमेंट होते हैं, एक एविडेंस डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपकी बात को प्रूफ करते हैं, या आपकी बात को जो है एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं एक तरह से। तो एक डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांजेक्शन का एविडेंस प्रोवाइड करता है, प्रूफ प्रोवाइड करता है, उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर वाउचर बोलते हैं। ये जो कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे इन स्लिप, ये सारे आपके क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, या फिर मैं बोलूँ तो वाउचर जो है, ये सारे आपके वाउचर है, क्योंकि ये एक तरह से आपको जितनी भी जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उनको एविडेंस्ड करने का काम करते हैं। ओके, तो आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन समझ में आई, आपको सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है वो समझ में आई। तो अब ये देखिए, ये जितने भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं या जितने भी वाउचर्स होते हैं, उनको ऐसे ही नहीं रखा जाता, उनको अरेंज किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एंड सीरियली नंबर्ड भी होते हैं, मतलब इनके ऊपर नंबर भी सीरियल में होते हैं, और इनको अलग अलग फाइल्स में रखा जाता है। तो ऑल रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज डन, जितना कुछ भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं कि हमने ये खरीदा, वो खरीदा, ये किया, वो किया, वो सब वाउचर के बेस पर ही किया जाता है। क्योंकि अगर मान लो आप वाउचर नहीं दिखाओगे तो पार्टीज को क्या पता, आप हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने जो है बीच में फ्रॉड कर लिया हो। तो इसीलिए ये जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है, उसको वाउचर के बेस पर ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए वाउचर का यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट सा गिवन है कि इस तरह से वाउचर होता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन वाउचर है, ये यहाँ पर आता है फर्म का नेम,
क्या नाम है फर्म का, आपका वाउचर नंबर क्या है, आपकी किस डेट को खरीद रहे हैं, डेबिट अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट अकाउंट क्या रहेगा, कितनी अमाउंट का है, और नरेशन, नरेशन मतलब ब्रीफ समरी डाल देना, लाइक मैंने बोल दिया परचेज कंप्यूटर रुपीज दिस टू दिस, बस। देन ऑथराइज्ड बाय, एंड मतलब इसको कौन ऑथराइज करेगा और ये बनाया किसने है। तो ये पूरा आपका जो है एक स्पेसिमेन है, एक तरह से आपका वाउचर का जो है फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखिए पहली प्रोसेस आपकी क्या थी, हमने कहा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो देख लिया, अब सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर हम आगे बढ़े तो अब बात आती है कि अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर कैसे होंगे। अकाउंटिंग वाउचर का मतलब ये जो स्लिप है, ये आपका बिल है, या फिर आपके ये जो भी चेक्स हो गए, पे इन स्लिप हो गए, सैलरी स्लिप, ये सब जो है, ये सबको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, प्रिपरेशन का इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सब देखते हैं। तो आगे देखिए, अब अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग वाउचर जो है वो आपके कई तरह के होते हैं। जैसे हमने बात की कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जर्नल वाउचर और एक्सेट्रा। कैश के लिए कैश कैश वाउचर है, डेबिट अगर है तो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, इस तरह से आपके डिफरेंट जो है वाउचर्स को क्लासिफाई किया गया है। तो इन वाउचर्स का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। सेट फॉर्मेट का मतलब क्या है, डिफाइंड मतलब जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, या आपकी जो अकाउंटिंग बॉडीज जो है उन्होंने बनाया हो, ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। एक जो स्पेसिमन, एक जो फॉर्मेट जो है आपको सिंपल ट्रांजेक्शन वाउचर का जो है वो दिखा रखा है, ये जो हमने अभी बात की ना, ये बेसिकली प्रैक्टिस में मतलब मोस्ट ऑफ फॉलो करते हैं। बट ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। हर कंपनी जो है अपने हिसाब से अपने वाउचर्स प्रिपेयर करवा सकती है, जैसे वो करवाना चाहे। ठीक है, आगे देखिए, और ये जो वाउचर्स होते हैं ये आपको कोशिश करने होते हैं कि आप इनको जो है प्रिजर्व करके रखो, संभाल कर रखो, जब तक कि आपकी कंपनी की ऑडिट ना हो जाए, आप टैक्स की पेमेंट ना करो, या जब तक आप रख सको उन्हें संभाल के रखो, बिकॉज इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास होंगे तो आप जो है एक तरफ से सेफ साइडर में चलते हो। तो अब देखिए ट्रांजेक्शन्स विथ वन डेबिट एंड वन क्रेडिट इज अ सिंपल ट्रांजेक्शन। अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो सिंपल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और इसी के लिए जो अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन वाउचर है। समझ गए कि मतलब अगर एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन, और इसी के लिए हम जो वाउचर बनाएंगे दैट इज ट्रांजेक्शन वाउचर। जो फॉर्मेट होगा आपका ट्रांजेक्शन वाउचर का, तो वो देखिए आपका, एक मिनट रुको, जो ट्रांजेक्शन वाउचर का फॉर्मेट है वो तो हमने ये फिगर 3.1 में देख ही लिया कि ये नॉर्मल वाउचर जो होता है, मतलब एक डेबिट हो रहा है अकाउंट, एक क्रेडिट हो रहा है, ये हमने देखा, अमाउंट डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे, तो ये सिंपल आपका फॉर्मेट रहेगा। ओके, तो वो तो आपका सिंपल ट्रांजेक्शन के लिए था। लेकिन अगर मान लीजिए वाउचर जो कि रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स होंगे, एंड वन क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। क्या बोला उसने, अगर कोई भी वाउचर जो कि रिकॉर्ड करेगा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स या क्रेडिट्स होंगे और एक क्रेडिट या डेबिट होगा, तो उसको बोला जाता है कि वो कंपाउंड वाउचर है। क्या कौन सा वाउचर है, वो कंपाउंड वाउचर है। और कंपाउंड वाउचर आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट वाउचर भी हो सकता है। अब इसका जो है देखिए 3.2 के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट वाउचर दिए रखे हैं। तो ये देखिए डेबिट वाउचर के लिए वही नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर। ठीक है, अब डेबिट वाउचर है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका क्रेडिट अकाउंट आ जाएगा और आपको अमाउंट डाल देनी है और डेट आ जाएगी। और डेबिट अकाउंट जो जो आपके डेबिट्स अकाउंट में जो अकाउंट नेम जितने भी डेबिट हो रहे हैं वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल डेबिट हो गए, और जैसे ही मल्टीपल क्रेडिट है और यहाँ पर डेबिट अकाउंट सिंगल है। कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मेट क्या बोल रहा है कि मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट। अगर मल्टीपल डेबिट है तो उस मल्टीपल डेबिट वाले के अंदर आपका सिंगल क्रेडिट हो जाएगा, और वहीं अगर मल्टीपल क्रेडिट है तो उसके अंदर सिंगल आपका क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर मल्टीपल क्रेडिट है तो यहाँ मल्टीपल क्रेडिट हो जाएंगे और सिंगल डेबिट अकाउंट हो जाएगा। तो ये यही इसने बोल रखा है कि अगर मान लीजिए आपके वाउचर जो कि रिकॉर्ड करता है बहुत सारे डेबिट की ट्रांजेक्शन,
और इकलौता क्रेडिट को, या फिर बहुत सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन और अकेला डेबिट को, तो उसे बोला जाता है कि ये कंपाउंड वाउचर होगा आपका। और इसका फॉर्मेट आपका सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा, पहले हम क्रेडिट अकाउंट उसके ऊपर डेबिट अकाउंट फिर अमाउंट डालते थे, तो अब यहाँ पर डेबिट अकाउंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट वाउचर तो हम बना ही रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट अकाउंट डलेगा और डेबिट के लिए जितने भी आपके मल्टीपल डेबिट्स हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, वही सेम क्रेडिट वाले केस में होगा। अब नेक्स्ट आता है, अभी तो हमने देख लिया सिंपल वाउचर और एक हमने देख लिया कंपाउंड वाउचर। अब आता है कॉम्प्लेक्स वाउचर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वाउचर। अब ये क्या है, देखिए, एक ट्रांजेक्शन जिसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट होंगे सेम टाइम पर। ऊपर क्या था, देखिए ऊपर क्या था, अगर मल्टीपल डेबिट्स है ना, ये डेबिट्स यहाँ पर अगर ये मल्टीपल है तो क्रेडिट आपका सिंगल ही है, या फिर अगर क्रेडिट मल्टीपल है तो डेबिट सिंगल ही है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, डेबिट भी मल्टीपल्स होंगे और क्रेडिट भी मल्टीपल्स होंगे, तो उस केस में आपका जो फॉर्मेट होगा वो कैसे बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वाउचर बोला जाता है इसे, या फिर जर्नल वाउचर भी कह सकते हैं। तो उसमें आपका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, जर्नल वाउचर, नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर और डेट। अब हमने बोला इसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट एक साथ होगा, तो यहाँ पर डेबिट अकाउंट डाल देंगे मल्टीपल्स, यहाँ क्रेडिट अकाउंट भी मल्टीपल्स हो जाएगा, और ऑथोराइज्ड बाय और प्रिपेयर्ड बाय, तो ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़े, वाउचर, तीन तरह के हमने वाउचर्स के बारे में बात की, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट, कंपाउंड के अंदर मल्टीपल डेबिट होंगे तो सिंगल क्रेडिट होगा, मल्टीपल क्रेडिट होंगे तो सिंगल डेबिट होगा। ठीक है, और वो था आपका कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, डेबिट भी मल्टीपल्स क्रेडिट भी मल्टीपल्स, तो उसका फॉर्मेट आपका ये कुछ इस तरह से होगा। अब आगे देखिए, वाउचर जब बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब वाउचर बनाते टाइम आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये एक अच्छे क्वालिटी पेपर पर आप बनाओ, फर्म का जो नेम है वो आपका टॉप पर प्रिंट होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स की जो डेट है वो भी आपकी फिल्ड होनी चाहिए उसी डेट को, ना कि जिस टाइम पे आप डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज फिल्ड अप अगेंस्ट द डेट, मतलब जिस दिन आप बना रहे हो उस डेट के अगेंस्ट आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो फिल करनी है, ना कि जिस टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हुई है उसके हिसाब से। वाउचर का जो नंबर है सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हो कौन सा क्रेडिट कर रहे हो उसका नाम भी मेंशन करना जरूरी है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट जो है वो आपकी फिगर्स के अंदर रिटर्न होनी चाहिए अमाउंट के अगेंस्ट। डिस्क्रिप्शन जो है ट्रांजेक्शन का वो भी आपको अकाउंट वाइज देना चाहिए। पर्सन जो कि वाउचर बनाएगा प्रिपेयर करेगा उसे अपना नाम भी जो है वो सिग्नेचर के साथ मेंशन करना होगा। एंड नेम एंड सिग्नेचर जो होगा आपका ऑथोराइज्ड पर्सन का, वो आपका मेंशन होगा वाउचर के ऊपर। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज है वाउचर की, एक अच्छे वाउचर की आपको इस जो चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। अब आगे देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पीछे भी पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, जो हमेशा एसेट्स जो होगी वो हमेशा आपकी लाइबिलिटी और ओनर की इक्विटी के इक्वल होगी। ओनर की इक्विटी का मतलब क्या है, कैपिटल के इक्वल होगी। तो इसे हम हमेशा क्या, कैसे, इसको अगर हम सिंबॉलिक लिखे तो क्या लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसी में से एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए आपको एसेट्स गिवन है कैपिटल गिवन है लेकिन लाइबिलिटी निकालनी है, तो आप इसी फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हो। यहाँ पर कैपिटल जो आपका प्लस में है अगर वो इस साइड में आएगा आपका, अगर उसकी साइड उठाकर चेंज करोगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लाइबिलिटी आपकी वहां पर है ही। तो इट मीन्स अगर आपको लाइबिलिटी निकालनी है तो आप एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, और वहीं अगर आपको कैपिटल निकालनी है तब आप क्या करोगे, तब आप एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा आपका जो है ये फंडा है। तो आपको ये अगर एक याद है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या करती है, आपको फंडामेंटल रिलेशनशिप बताती है किसके बारे में, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के बारे में, और इसी को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एसेट्स की, लाइबिलिटीज की और कैपिटल्स की, तो ये भी एक कुछ उसी तरह से है। ठीक है, तो अभी देखिए, आपको पता है कि जो प्रोपराइटर्स है, जो ऑनर है आपका, एंड जो आउटसाइडर्स है, वो क्या करते हैं, बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कहीं ना कहीं।
राइट। रिसोर्सेज मतलब किसी भी वे में हो सकते हैं, वो कोई भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो जो प्रॉपराइटर का जो क्लेम होगा, मतलब प्रॉपराइटर जो वापस मांगेगा उसको तो बोलते हैं कैपिटल, एंड जो आउटसाइडर्स का जो क्लेम होगा वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। ठीक है। तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी, यही सब आपका इसमें मेंशन है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो आपको करवाऊंगी, बाकी सब करवाने के इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आगे देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूँ तो ये एक एग्जांपल से चलिए समझा देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैपिटल के साथ। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस एंटिटी का जो रिसोर्सेज जो होगा कैश की फॉर्म में कितना होगा, 5 लाख होगा, क्योंकि रोहित 5 लाख लेकर आया ना। तो इट मीन्स रोहित का क्लेम कितना है बिजनेस में, रोहित की कैपिटल कितनी हुई, 5 लाख की हुई। तो रोहित का क्लेम 5 लाख का हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन अगर जो है बाहर से कुछ लेकर आता है बिजनेस में, वो लाइबिलिटी हो जाएगी, या बिजनेस को लोन देता है तो वो भी लाइबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है। अब इसी को अगर हमें बैलेंस शीट में अगर हम दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, देखो रोहित ने बिजनेस में कैपिटल 5 लाख लेकर आया है, कैपिटल का मतलब कैश लेकर आया। तो जब भी कैश आता है तो एसेट साइड में आएगा, तो एसेट्स में हमने 5 लाख का कैश डाल दिया। अब वो क्या है, उसकी क्लेम उसकी कैपिटल बन गई, क्योंकि इन फ्यूचर उसे लेना है, तो वो उसकी कैपिटल में आ गया 5 लाख। तो अब ये दोनों क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसमें देखिए, हम इसके इफेक्ट देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ थोड़ा सा कि किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 रुपए से। तो अब इससे क्या, इस ट्रांजेक्शन को अगर हम एनालाइज करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट किसमें खुलवाया है, एसबीआई में। ठीक है। 4,80,000 का, तो एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाया, इट मीन्स आपका जो कैश एट बैंक था, हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक आपका इंक्रीज हो गया, कितने से, 4,80,000 से। यही हुआ ना, क्योंकि आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो 4,80,000 से आपका क्या हुआ, कैश बैंक इंक्रीज हो गया। वहीं 4,80,000 से अगर बैंक अकाउंट खुलवाया तो पैसा दिया होगा ना, यहाँ से आपका कैश कम हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि कैश एट बैंक तो इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ जो कैश है आपका वो डिक्रीज हो गया। तो ये भी आपका एसेट साइड में आता है। तो यहाँ से जो कैश होगा वो आपका 4,80,000 कम हो जाएगा। दोनों का इफेक्ट जो होगा वो आपको बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखेगा, नल ही दिखेगा, नील ही दिखेगा, क्योंकि वो ऐड होने के बाद वहीं से वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे। आपने फर्नीचर ब्रॉट कर लिया 60,000 का और उसके बदले में आपने सेम डे चेक इशू कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो, फर्नीचर खरीदा है तो एसेट्स बढ़ी ना, फर्नीचर बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ी, तो वो एसेट साइड में आप जो है 60,000 अपना बढ़ा हुआ दिखा दोगे। दूसरी तरफ क्या हुआ, आपने चेक इशू कर दिया, चेक इशू करना मतलब बैंक से चेक गया, तो बैंक अकाउंट आपका अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फिर बैंक में आपकी क्या हो जाएगी, 60,000 से कम हो जाएगी वैल्यू। आगे देखिए, ब्रॉड प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस फॉर 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश इज पेड टू मिस रामजी लाल। आपने प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए खरीद लिया 1,25,000 का। ठीक है। और उसके लिए आपने 10,000 जो है एडवांस भी कैश में पे कर दिया रामजी लाल को। तो अब देखो, अब इसकी ट्रांजेक्शन कैसे अफेक्ट होगी। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आपने बिजनेस के लिए खरीदा 1,25,000, तो एक तरफ आपकी एसेट जो है वो 1,25,000 से बढ़ गई। ठीक है। ठीक है जी, 1,25,000 से तो आपकी, ओ शिट, ये क्या हुआ, वेट। तो 1,25,000 से तो आपकी एसेट्स जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गई। ओके। मतलब एसेट्स इंक्रीज का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई। लेकिन आपने क्या किया, एडवांस 10,000 कैश में पे कर दिया, तो वो 1,25,000 आपका एसेट साइड में था, वहां से 10,000 माइनस कर दिया। 10,000 माइनस करोगे, इट मीन्स आपका क्या बचा वहां पर, 1,15,000 बच 1,15,000 बचा, क्योंकि 1,25,000 में से 10,000 आपका कैश लिया, तो मतलब आपकी एसेट साइड जो है 1,15,000 की इंक्रीमेंट हो रही है। और वहीं अब रामजी लाल को आपने सिर्फ 10,000 कैश दिया है, इसका मतलब जो 1,15,000 रुपए बच गए वो अभी भी लाइबिलिटी में है ना। तो 1,15,000 आपकी लाइबिलिटी में आ गए। तो अब देखो, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों इक्वल चल रही है ना। दोनों का इफेक्ट अगर आप एट दी एंड देखोगे बैलेंस शीट में, तो दोनों का इफेक्ट आपको इक्वल ही देखने को मिलेगा। तो ये ट्रांजेक्शन को आप इस तरह से एनालाइज करोगे। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स परचेज कर ली मिस सुमित ट्रेडर से 55,000 की। तो अब मिस सुमित ट्रेडर से गुड्स परचेज किया, उसने नहीं कहा कैश में करी है या नहीं की, नाम दिया है तो इट मीन हमने क्रेडिट में की है। तो एक तरफ तो आपकी क्या हुई,
आपका परचेज अकाउंट मतलब एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई 55,000 से, दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 55,000 से, तो बैलेंस शीट में फिर क्या हुआ, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज, उधर से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज। इसी तरह गुड्स आपकी 25,000 की थी, आपने रजनी एंटरप्राइज को बेच दी 35,000 में। तो अब देखो 25,000 की गुड्स बेच दी, इसका मतलब अब आपकी एसेट्स क्या हो रही है, 25,000 से कम हो रही है। ओके, तो आपकी एसेट साइड 25,000 माइनस में हो गई। अगर हम देखें तो अब वो आपने रजनी एंटरप्राइज को 35,000 में बेची है, तो इट मीन 10,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, और अभी तक कैश आपको मिला नहीं, तो इट मीन आपके डेटर जो है, इन शॉर्ट आपके जो डेटर है वो कितने 35,000 से बढ़ गए। ठीक है, आपके डेटर 35,000 से बढ़ गए, और आपकी जो गुड्स है वो आपकी 25,000 से कम हो गई, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना बचा, आपका 10,000 का बचा। तो अब ये देखिए, अब ये जो जितनी ट्रांजेक्शन हमने देखी वो सारी इन्होंने क्लब करके एक इसमें आपको दिखा दी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कैश हमने सबसे पहले एडवांस में 10,000 का दिया, देन आपका बैंक में 4,20,000, डेटर आपके 35,000 से ये अभी अभी बढ़े हैं। ठीक है, और प्रॉफिट आपका जो 10,000 हुआ वो तो है ही। स्टॉक आपका 30,000 बचा, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। जब आप इन सबका टोटल करते हो 6,80,000 आता है, और यहाँ पे आपका करोगे तो 6,80,000। ये सारा ना क्लब करके ऊपर वाली सभी ट्रांजेक्शन का इन्होंने दे रखा है। तो अगर मैं आपको देखो पहले वाले में क्या हुआ था, आपका कैश एट बैंक का और आपका बढ़ा था, और कैश आपका कम हुआ था 4,80,000 से। तो अब देखो यहाँ पर 4,80,000 तो किए ही नहीं, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन तो आपकी हुई और हुई ना हुई एक साथ नील हो गई। ठीक है, अब इसी तरह आपके आगे सेकंड के अंदर फर्नीचर आप 60,000 का लाए, और उसके लिए आपने जो है चेक इशू कर दिया, फर्नीचर 60,000 का आ गया। ठीक है, और उसके लिए आपका बैंक अकाउंट जो था वो 480 का था ना, हमने अभी बात की ऊपर 480 का, वो आपका 60,000 से कम हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 420 बचेगा, तो वो 420 आपका बैंक अकाउंट आ गया। अब आगे देखो, प्लांट एंड मशीनरी आपने 1,25,000 की खरीदी, 10,000 आपने एडवांस में दे दिए, और बाकी का क्रेडिटर्स है 1,15,000। तो देखो कैश आपका कम हो जाएगा 10,000 से, और आपका 1,25,000 की देखो प्लांट एंड मशीनरी आ गई, और क्रेडिटर आपके जो है 1,15,000 आ जाएंगे। क्रेडिटर अभी यहाँ पर 1,70 है, इसके अंदर अभी और भी ऐड होगा ना, ये देखिए, तो इसलिए 1,15 आ जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरह से ये सारों का इफेक्ट आपको दे रखा है। वैसे देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आ सकते हैं तो सिर्फ ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, किसका कहाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन को जब भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो टोटल अमाउंट जो भी डेबिटेड होगी वो हमेशा क्रेडिटेड अमाउंट के इक्वल होगी। ठीक है, सो अकाउंटिंग के अंदर देखिए जो टर्म डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि आपने जो ट्रांजेक्शन लिखनी है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है या राइट हैंड साइड। देखिए अकाउंट जब बनाते हैं इस तरह से जो है उसका कुछ एक फॉर्मेट होता है, ये लाइक दैट। ठीक है, तो ये आपकी ये वाली साइड लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो अब डेबिट और क्रेडिट यही आपको ये बताते हैं कि आपने जो ट्रांजेक्शन है उसको इस साइड लिखना है या इस साइड लिखना है। और आप देख रहे होगे इसकी शेप जो है समथिंग लाइक टी, टी की शेप जैसी है, इसीलिए इस अकाउंट को जो है हम टी अकाउंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो टी फॉर्मेट के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज जो होती है आइटम्स को उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, या हमें किस साइड इंक्रीमेंट वाली आइटम लिखनी है किस साइड डिक्रीमेंट वाली आइटम लिखनी है। तो वो सब हम अभी आगे देखेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। आगे देखिए, अभी ये जो है, अगर आपको अकाउंट के लेफ्ट साइड में अगर अमाउंट एंटर करनी है तो वो डेबिट होगी। इट मीन्स ये वाली साइड हमेशा आपकी क्या होती है, ये डेबिट होती है, और ये वाली साइड जो होती है ये आपकी क्रेडिट होती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड ऑलवेज डेबिट साइड, राइट साइड ऑलवेज क्रेडिट साइड। ओके, और ये आप देखिए आपका ये जो अकाउंट है इसकी जो शेप आपको देखने को दिख रही है, ये आपकी टी शेप जो है इसकी अकाउंट की शेप है, तो इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। ओके, अब आते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है। रूल्स मतलब वही कि कैसे क्या चीज़ डेबिट करनी है क्या चीज़ क्रेडिट करनी है।
तो आपको पता है सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस और रेवेन्यू एंड गेन। तो जब भी हम अगर अकाउंट्स को इन सभी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें 2 फंडामेंटल रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो क्या, अगर आपको रिकॉर्ड करना है एसेट्स और एक्सपेंस, मतलब एसेट्स, एक्सपेंस या लॉसेस, उनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं और उनकी अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो। एंड सेकंड होता है कि अगर आपको लायबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू, इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसेट्स। तो एसेट्स देखो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी टाइप है, पर्सनल हमारी प्रॉपर्टी, लाइक ऐसा लगा लो आप। तो एसेट्स में अगर कुछ भी इंक्रीमेंट होगा तो वो हमेशा आपको किस साइड लिखना है, डेबिट साइड। एसेट्स में इंक्रीमेंट डेबिट साइड एंड एसेट्स में डिक्रीमेंट क्रेडिट साइड। याद रखेंगे, ये आपको याद करने ये रूल्स। अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट और एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट आता है अगर एक्सपेंस या लॉसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस या लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो वो भी डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। कहने का मतलब क्या है, एसेट्स, एक्सपेंस या लॉसेस अगर ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड। ठीक है, अब चलते हैं लाइबिलिटी की बात करेंगे। लाइबिलिटीज, कैपिटल या रेवेन्यू, इनमें क्या होता है कि अगर ये इंक्रीज होंगे ना तो ये क्रेडिट होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है, हमने पेमेंट करनी है, हमें जो पे करने वाले हैं वो अब हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। तो हमेशा लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू के केस में उल्टा होगा। एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस वाले इंक्रीमेंट डेबिट, जबकि लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीमेंट क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह आपके कैपिटल के साथ, इसी तरह आपके रेवेन्यू और गेन के साथ। तो ये रूल अब देखो, हम इसमें देखते हैं आपको, ये आपकी एसेट्स अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आपका हमेशा डेबिट होता है, ये आपका हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब आप खुद बताइए, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट। अगर एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है, सिमिलरली एसेट के साथ क्या था, एक्सपेंस और लॉसेस, तो ये रहा। अगर एक्सपेंस या लॉसेस आपके इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब आते हैं लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। लाइबिलिटी का हमने क्या बोला, अकाउंट यही रहेंगे, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपका ये साइड सेम है। लेकिन अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। वही कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज हो रही है तो आपके डेबिट। इसी तरह रिवेन्यू और गेन्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर ये इंक्रीज होंगे तो आपके क्रेडिट साइड, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड। तो ये सिंपल सा रूल है, आपको ये याद करना है। ठीक है, अब उसके बाद में अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 5 लाख से। तो अब यहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे। क्या, एक तो कैश अकाउंट बनेगा, एक बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन्स कैपिटल आ रही है बिजनेस में, तो एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो अब देखिए कैसे किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। अब कैश जो है, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 5 लाख से, तो अब कैश आपकी एसेट्स है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम किस साइड लिखेंगे, इसे डेबिट साइड। तो हमने इसे क्या कर दिया, डेबिट साइड कर दिया। अब वहीं अगर हम बात करें, कैपिटल भी आपकी 5 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो कहाँ जाती है, आपकी क्रेडिट साइड में। तो ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। समझ में आया। नेक्स्ट इसी तरह देखिए, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, अमाउंट 4,80,000 से। अब बैंक अकाउंट ओपन हुआ है तो बैंक जो है, यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, बैंक और कैश। बैंक तो आपका बढ़ रहा है जबकि कैश आपका कम हो रहा है, तो अब दोनों ही एसेट्स है। ठीक है, अब तो बैंक अगर बढ़ रहा है तो आपका क्या है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो किस साइड आएगी, डेबिट साइड। तो ये लो डेबिट साइड कर दी। अब वही कैश जो है आपका, कैश क्या हो रहा है, अब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है कैश, तो क्योंकि आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा दिया कैश देके, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। जब कैश मतलब एसेट्स डिक्रीज होती है तो आपकी क्रेडिट साइड आती है, तो कैश अकाउंट में ही आपकी क्रेडिट साइड आ गई। अब अगर आप बोलो ये 5 लाख क्या है, तो ये 5 लाख आपके पीछे वाली ट्रांजेक्शन को ही कैरी फॉरवर्ड करके ये साथ साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह अगर क्वेश्चन करना है तो ये इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और इतना क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो मैं जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ इस चीज़ की
ये किस तरह से अकाउंट बनेगा। अब जैसे फर्नीचर अगर आपने मान लीजिए 60,000 का खरीदा और उसके बदले में आपने चेक इशू कर दिया, तो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, इट मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो फर्नीचर अकाउंट बनाओगे और फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में, तो हमने कर दिया। और वही अब चेक इशू किया तो मतलब बैंक अकाउंट आपका कम हो रहा है और एसेट्स ही है, तो एसेट्स जब कम होती है तो आपकी क्या होती है, क्रेडिट साइड में आपके 60,000। क्लियर हो रहा है ना। तो ये मैं आपका स्किप कर रही हूँ, अगर आप लोगों को करना है तो ये आप इसको पॉज करके ये जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हो इसको, ठीक है। ये सारे आपके जस्ट एक क्वेश्चन ही है। अब यही देखिए आपके इसी तरह आपके एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमने जो इक्वेशन की थी उसके अंदर ये आ गया है, तो इसके अंदर आपका कैश अकाउंट कॉलम बन गया, इन्वेंट्री कॉलम बन गया और आपने इसी तरह एंट्रीज करते जाना, कैश के नीचे कैश, इन्वेंट्री के नीचे इन्वेंट्री, कैपिटल के नीचे कैपिटल। बस हमेशा याद रखना है कि एसेट्स जो होगी वो हमेशा आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगी, ठीक है। आगे देखिए, तो ये सारे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसको मेन जो अब आपका नेक्स्ट आ रहा है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, एक वो बुक जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को पहली बार, सबसे पहली बार जब रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है, जर्नल बुक या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब जो एंट्री ओरिजिनल है वो सबसे पहले जिस बुक में जाती है वो बुक या तो जर्नल कहलाती है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। फिर इसके साथ ही हमने पीछे अभी सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात की थी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके ट्रांजेक्शन को, राइट। तो इस सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है हमें इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये क्या करती है, कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब ये जो जर्नल है आपकी या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं आपकी हर एक ट्रांजेक्शन का एक ही जगह पे, और डेबिट और क्रेडिट जो है हर ट्रांजेक्शन को लिंक कर देती है। ओके, डेबिट एंड क्रेडिट करने के बाद में हर ट्रांजेक्शन जो है वो आपकी कहाँ एंटर होती है, जर्नल के अंदर। जब आपने पहले हमने ये डेबिट कर दी क्रेडिट कर दी, उसके बाद में हम उसे क्या करते हैं, जर्नल में एंटर करते हैं और उसके बाद में फिर वो जो है इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर भेजी जाती है। इंडिविजुअल अकाउंट में जब जाती है तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जब प्रोसेस जो होती है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो मैं आपको ये जो हाईलाइटेड पोर्शन ये जो करवा रही हूँ ना, इनमें से ये छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अच्छा, या फिर एक क्वेश्चन ये कि ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है, आपकी जर्नल में। जर्नल का दूसरा नाम क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझ रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखिए, जर्नल के बाद में जब हम उसे इंडिविजुअल अकाउंट्स में भेजते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को भी बोलते हैं पोस्टिंग। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री टू इंडिविजुअल अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। और ये जो सीक्वेंस होती है, अब हमने क्या बोला कि जो जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको तो बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेकिन जब उसके बाद में हम जब पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर, पोस्टिंग कहाँ की जाती है, आपकी लेजर के अंदर। तो जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं ना तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए, अगर अब क्या होता है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत वाइड हो जाती है, बिजनेस बहुत वाइड हो जाता है, उस केस में जर्नल जो होता है उसको जो है बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स में आके डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो जो नंबर ऑफ बुक्स में डिवाइड किया जाता है वो बुक्स कौन कौन सी होती है, देखिए, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक या फिर अदर्स डे बुक। अदर्स डे बुक में कौन कौन सी होती है, आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो ये जो 8 बुक्स होती है टोटल आपकी, ये आपकी कहलाती है सब्सिडरी बुक्स। तो क्या कहलाती है, सब्सिडरी बुक्स। और इसके अंदर एंट्रीज जर्नल के बाद में ही भेजी जाती है जब आपकी अकाउंट्स होते हैं वो, या फिर जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तब। ओके, तो देखिए, जर्नल क्या है आपकी, जर्नल के बारे में ऑलमोस्ट मैंने ये बता दिया है कि जर्नल की जो प्रोसेस होती है रिकॉर्ड करने की उसको जर्नलाइजिंग कहती है। इसका अनदर नेम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। अब बात आती है इसका फॉर्मेट क्या है, वो ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मेट में इसके क्या आता है, डेट, देन नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, देन लेजर फोलियो,
डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो डेट में तो क्या है, जिस दिन की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो आप वो डेट मेंशन की जाएगी। पर्टिकुलर्स में क्या है, पर्टिकुलर्स में आते हैं आपके अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए मैंने मशीनरी कैश में खरीदी, तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट हो रहा है ना, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ लिख के इधर लिखा जाता है डेबिट। अब नीचे इसी के यहाँ इतना मार्जिन छोड़ के लिखा जाता है टू से स्टार्ट करते हैं जो क्रेडिट होता है आपका अकाउंट। अब क्रेडिट कौन सा होगा, अगर मैंने मशीनरी कैश में परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टू कैश, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ क्रेडिट नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड होता है कि ये अकाउंट क्रेडिट है। तो इसकी पर्टिकुलर्स में क्या आता है, जो आप एंट्री कर रहे हो वो लिखी जाती है। जैसे मशीनरी अकाउंट, जो अकाउंट डेबिट होना है वो ऊपर, और जो अकाउंट क्रेडिट होना है वो थोड़ा सा मार्जिन देके टू से स्टार्ट करते हुए नीचे, और जो डेबिट अकाउंट है उसके आगे डेबिट लिखा जाता है। तो ये आपके आती है पर्टिकुलर्स में। और पर्टिकुलर्स में एंट्री करने के बाद में यहाँ नीचे दी जाती है नरेशन। क्या दी जाती है, नरेशन, जिसमें ये लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि ये एंट्री जो है ये क्या कर रहे हो। आप यहाँ पर लिखोगे कि मशीनरी परचेज की इतने रुपए की, ये एक नरेशन में लाइन दी जाती है। ओके, तो ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है। और जब एक जर्नल एंट्री हो जाती है तो उसके बाद में एक नीचे सीधी लाइन लगा दी जाती है, जिससे ये होता है कि हमारी ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में यहाँ पर लेजर के अंदर जो पेज नंबर होगा वो यहाँ मेंशन होता है, ताकि अब जैसे जर्नल के बाद में एंट्रीज लेजर में जाती है, तो अब अगर मान लीजिए आपको इस एंट्री का या कुछ भी आपको देखना है, इस अकाउंट को देखना है, तो आप लेजर फोलियो में यहाँ पर जब पेज नंबर डला होगा तो आप डायरेक्ट लेजर फोलियो के उसी पेज पर जाकर उस अकाउंट की एंट्रीज देख सकते हो। तो यहाँ पर लेजर फोलियो का पेज नंबर होता है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मेट। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम जर्नल है जिसमें डेट होती है, और पर्टिकुलर कॉलम जिसके अंदर आप अकाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखोगे। सबसे पहले डेबिटेड अकाउंट लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप DR लिख देते हो, और बाद में फिर जो है क्रेडिटेड अकाउंट लिखा जाता है टू लगा के। ठीक है, एंड बाद में एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है ट्रांजेक्शन की, जिसको हम नरेशन कहते हैं। और लेजर फोलियो क्या है, पेज नंबर होता है लेजर बुक का, जिसके अंदर वो अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। और हाँ, अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, अब एक पेज पे तो ट्रांजेक्शन आती नहीं, 2 पेजेस पे ट्रांजेक्शन कंटिन्यू हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, जब पेज एंड होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे मेरा पेज एंड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, उस पेज का डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो है, मान लीजिए डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट, दोनों का टोटल कर देते हैं। ठीक है, दोनों का टोटल करके और फिर क्या कर देते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले पेज पर। ठीक है, और अगले पेज पर लिख देते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इस तरह से। ठीक है, जैसे ये देखिए, आपको एक दे भी रखा है, मान लीजिए आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदी 30,000 की MS गोविंद ट्रेडर से दिसंबर 24 2017 को, जिसके अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, परचेज अकाउंट और गोविंद ट्रेडर। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले डेट डाल देंगे 2014 दिसंबर 24, परचेज की ना MS गोविंद से, तो परचेज अकाउंट, डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट टू गोविंद ट्रेडर, नीचे नरेशन डाल दी, परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर, और यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, लेजर फोलियो में यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो लेजर बना नहीं ना, लेजर बनेगा तब उसमें अमाउंट पेज नंबर डलेगा। तो आप ये जैसे इसके भी यहाँ पर आपको अभी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं अपने बिहाफ पर। ये मैं बहुत आराम आराम से स्किप कर रही हूँ ताकि आप इसको पॉज करके खुद इसे सॉल्व कर सकें। यहाँ देखिए, अब ये पेज यहाँ खत्म हुआ, तो इस तरह से टोटल कैरी फॉरवर्ड लिख दिया जाता है, उसका टोटल कर दिया जाता है, एंड देन फिर अगले पेज पे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड लिखकर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए ये आपको जो है स्टेटमेंट दिखा रखी है वेरियस ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में यहाँ एसेट्स होती है, इस साइड आपकी लाइबिलिटी प्लस क्रेडिटर होते हैं, और हमेशा एसेट्स जो है वो लाइबिलिटी प्लस क्रेडिटर के इक्वल होती है आपकी।
और यहाँ पर ये देखिए एसेट्स के सारे कॉलम आ गए, इनका टोटल कर दिया, और यहाँ पर लायबिलिटी और कैपिटल के सारे कॉलम आ गए, इनका टोटल कर दिया। बस एसेट्स और ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। ओके, ये वाला करवा देती हूँ हम। देखिए आगे क्या क्या आता है, अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर जीएसटी। जीएसटी के रिगार्डिंग जब अकाउंटिंग एंट्रीज आती है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको जनरल एंट्री करनी है। मान लीजिए सीजीएसटी आपका 5% है, एसजीएसटी आपका 5% है सभी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, तो इनकी एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहला आपकी एंट्री देखिए, ट्रांजेक्शन क्या है, शोभित बॉट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। शोभित ने 1 लाख के अंदर गुड्स जो है वो क्रेडिट पे खरीद ली, तो अब इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ देख चलिए, सबसे पहले क्रेडिट पे खरीदिए, तो परचेज एंट्री क्या बनती है, सीधा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जब भी कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हम यही करते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, एंट्री वही होगी, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट किया। 1 लाख की खरीदी उसने, ओके, लेकिन उसने बोला 5% सीजीएसटी लगाना और 5% एसजीएसटी, मतलब टोटल 10% टैक्स लगेगा। तो मैं अगर 1 लाख का 10% करती हूँ तो मेरा 10,000 आएगा ना, तो इट मीन्स मेरा 10,000 इस पर टैक्स लगेगा, तो ये जो टोटल अमाउंट होगी मेरी वो 1,10,000 हो गई। अब सीधी सी बात है, 5% है, या तो आप अलग अलग निकाल लो या सीधा ही, जब पता है 10,000 लगेगा 5,000 आपका आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। परचेज के केस में आपका हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा जो टैक्स है, और अगर सेल का केस है तो वो आपका क्रेडिट होगा। अगर सेल होती तो ये दोनों आइटम आपकी जो है इधर क्रेडिट वाले में आती, जैसे कि नेक्स्ट में देखिए डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, यहाँ पर फिर इनपुट की जगह आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हो जाता, बाकी सारी चीजें सेम चलेगी। ठीक है, अब आता है आपका लेजर। तो लेजर क्या है आपकी, पहली बात तो लेजर का अनदर नेम क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो लेजर एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग सिस्टम की, जिसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स आते हैं, जहाँ पर ट्रांजेक्शन जो कि जिस अकाउंट से रिलेटेड है वो उनको रिकॉर्ड की जाती है। तो लेजर क्या है, बेसिकली कलेक्शन है सभी अकाउंट्स का, डेबिटेड और क्रेडिटेड, जर्नल प्रॉपर और वेरियस स्पेशल जर्नल, मतलब सब कुछ सबका कलेक्शन आपका लेजर हो जाता है। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या है लेजर की, क्यों यूजफुल है, तो लेजर बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जो नेट रिजल्ट की अगर हम बात करें सभी ट्रांजेक्शन की किसी पर्टिकुलर अकाउंट के रिगार्डिंग किसी गिवन डेट पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लेजर से ही असरटेन कर सकते हो, किसी और से नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई मैनेजमेंट जो है वो पर्टिकुलर डेट पे ये जानना चाहती है कि कितनी अमाउंट उसे किसी कस्टमर से ड्यू है करनी है, या कितनी अमाउंट फर्म ने पे करनी है किसी पर्टिकुलर सप्लायर को, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेजर से ही पता चलेगी और कहीं से नहीं पता चल सकती। ठीक है, अब बात आती है लेजर का फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए लेजर का फॉर्मेट कैसा है, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और ये ऊपर आपके अकाउंट का नेम, जो भी अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, या किसी पर्सन का ना अकाउंट बनाना है तो वो सब यहाँ पर होगा। इधर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट की हो गई, एंड डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेट तो मतलब जिस दिन की ट्रांजेक्शन हो रही है वो, पर्टिकुलर्स में डलता है सिर्फ और सिर्फ आपका जो अकाउंट है, मतलब जो हम एंट्रीज करते हैं वो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी, जैसे मान लीजिए मैंने परचेज अकाउंट जो है उसका लेजर बना रही हूँ मैं, ठीक है, मैंने परचेज अकाउंट का लेजर बनाया, अब मेरी एंट्री जो जनरल एंट्री है वो मेरी सपोज क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मेरी जर्नल एंट्री ये है, परचेज टू कैश। तो जब मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी तो अब मुझे मेरा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इट मीन्स मुझे डेबिट साइड में एंट्री करनी है, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में क्या डलेगा, पर्टिकुलर्स में डलेगा टू कैश सिर्फ, क्योंकि परचेज अकाउंट तो ऑलरेडी ऊपर है ही और डेबिट साइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स परचेज अकाउंट ऑलरेडी डेबिट होगा और ये कैश होगा। वहीं अगर ये एंट्री ऐसे होती कि सपोज अशोक टू परचेज, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है फिर आपका, अशोक टू परचेज है मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट है ना, तो अशोक यहाँ पर बाय, बाय लिख के होता है क्रेडिट साइड में, बाय अशोक आता है यहाँ पर, और बाकी सेम। ठीक है, जर्नल फोलियो क्या है, यहाँ पर जर्नल फोलियो का मतलब है कि जो जर्नल जो बुक है आपकी उसका जो पेज नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन होगा, और जो अमाउंट है वो यहाँ पर, ये डेबिट साइड की, ये क्रेडिट साइड की। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है लेजर का।
तो देखिए एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हमने पहले से ही देख लिए। ऊपर सबसे पहले ऊपर अकाउंट का टाइटल आ जाएगा, फिर डेबिट और क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है कि डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में। डेट में आपकी ईयर मंथ और सब डेट हो जाएगी ट्रांजेक्शन्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पर्टिकुलर में आप आइटम का नेम डालोगे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री से, जो कि डेबिट क्रेडिट साइड लिखी होगी। जर्नल फोलियो आपका जो है पेज नंबर, ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो रही है जिस पेज नंबर की, वो वहां पर आएगी और अमाउंट होगी। ठीक है, अब बात आती है जर्नल और लेजर में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो देखिए जर्नल जो है वो क्या है, आपकी बुक है फर्स्ट एंट्री। ये बहुत ध्यान से सुन लेना प्लीज। जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल जो है वो फर्स्ट एंट्री की बुक है, मतलब ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले जो एंट्री होगी वो जर्नल में होगी। एंड लेजर जो है वो सेकेंडरी एंट्री की बुक है, मतलब जर्नल में एंट्री होने के बाद में ही लेजर में एंट्री होगी। अगर आप डायरेक्ट लेजर में एंट्री करना चाहो तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल जो है वो बुक है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड के लिए। क्रोनोलॉजिकल मतलब जिसमें आप डे टू डे जिस टाइम पे जो ट्रांजेक्शन हुई डे टू डे आप रिकॉर्ड करते हो। जबकि लेजर जो है वो एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए। एनालिटिकल मतलब आप इसमें जो है देखभाल के, परख के, जिस दिन की ट्रांजेक्शन है, जिस अकाउंट से रिलेटेड है, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह करते हो। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप जो है अपना माइंड यूज करते हो। जबकि जर्नल के अंदर तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती गई वैसे वैसे लिखते गए, लेकिन लेजर के अंदर जो सेम जो ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड है उसको उसी के अंदर डालते हैं। मतलब हम इसको जो है एक तरह से छंटनी करते हैं, इसकी क्लासिफाई करते हैं इसको। नेक्स्ट जर्नल जो है वो क्या है, बुक है सोर्स एंट्री की। गेट ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन द लेजर। अब आपको पता है जर्नल जो है उसके अंदर क्या है, साथ में सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, है ना। तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है लीगल एविडेंस में बजाय कि लेजर के। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज जो है वो बेस होती है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द जर्नल। अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द लेजर। देखो जो ट्रांजेक्शन, अगर हम जर्नल की बात करें, जर्नल में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन जो है वो एक बेस का काम करती है। ट्रांजेक्शन होगी तभी जर्नल में रिकॉर्ड हो पाएगा। और जबकि लेजर के अंदर अगर डाटा को क्लासिफाई करना है तो अकाउंट्स उसके लिए एक बेस का काम करते हैं। मतलब अकाउंट बेसिस होते हैं डाटा को क्लासिफाई करने के लिए लेजर में, और ट्रांजेक्शन बेसिस होती है डाटा को क्लासिफाई करने के लिए एक जर्नल में। नेक्स्ट आता है, अगर हम जर्नल के अंदर जो प्रोसेस होती है जर्नल में रिकॉर्ड करने की उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि लेजर में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जो है कुछ एक डिफरेंस है लेजर और उसके बीच में, जर्नल के बीच में। अब बात आती है लेजर अकाउंट को क्लासिफाई करना। तो हमने पहले ही देखा सारे लेजर अकाउंट 5 कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं बार बार। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन एंड एक्सपेंस लॉसेस। ये सारे अकाउंट जो है आगे भी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, ध्यान से सुन लेना। ये अकाउंट 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, परमानेंट अकाउंट एंड टेम्परेरी अकाउंट। कौन कौन से, परमानेंट अकाउंट एंड टेम्परेरी अकाउंट। तो जितने भी परमानेंट अकाउंट है उनका बैलेंस किया जाता है एंड कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है अगले अकाउंटिंग पीरियड में। क्या बोला, जब लेजर बनाते हैं तो जितने भी परमानेंट अकाउंट होंगे उनको लास्ट में बैलेंस करेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, और बाद में जो फर्क आएगा उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे। जबकि जो टेम्परेरी अकाउंट है वो आपके अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बंद हो जाएंगे बाय ट्रांसफरिंग दैम टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब टेम्परेरी अकाउंट में क्या करेंगे कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस का डिफरेंस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे और वहीं पर क्लोज कर देंगे, अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ओके, अब आप बोलोगे ये है कौन से, परमानेंट क्या है और टेम्परेरी क्या है। परमानेंट अकाउंट सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में भी अपीयर होंगे, तो इसीलिए सारी ध्यान से सुनना। अब एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट। क्या बोला मैंने, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट, ये सारे आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। ठीक है, फिर चाहे इसमें एसेट्स में कोई भी एसेट्स आ जाए, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। लाइबिलिटी में कोई भी आ जाए, आपके सन्ड्री क्रेडिटर आ रहे हैं, कोई लोन आ रहा है, बैंक आ रहा है, वट एवर। कैपिटल अकाउंट में चाहे आपका कोई भी
पर्सन आ जाए जिसकी कैपिटल है, ठीक है, वो सारे परमानेंट अकाउंट होंगे। एंड जितने भी रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट है, मतलब जितने भी खर्चे या इनकम वाले अकाउंट होंगे वो आपके टेम्परेरी अकाउंट होंगे, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारे आपके टेम्परेरी अकाउंट होंगे। तो इनको सिर्फ इनका जो बैलेंस होगा P&L में ट्रांसफर करके उनको वहीं बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लीज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट था, ध्यान रखना, ठीक है। अब आती है पोस्टिंग करना जर्नल से। तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, सारी ट्रांजेक्शन जो है उनकी ग्रुपिंग कर देना एक पर्टिकुलर अकाउंट के रिस्पेक्ट में एक ही जगह पर, ताकि उससे हम कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सके अपनी अकाउंटिंग के अंदर। और जर्नल से पोस्ट करेंगे तो वो आपकी पीरियोडिकली होती है, हो सकता है वीकली भी हो सकता है फोर्टनाइटली या मंथली भी हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी या बिजनेस की जो कन्वीनियंस होगी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पोस्टिंग जो है जर्नल से करनी कैसे है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका फॉर्मेट बता दिया। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर आपकी जो है लिखी हुई है, सिर्फ उसके स्टेप्स की कैसे कैसे करनी है, तो वो आपके लिए, आपको फॉर्मेट पता है तो आप इजीली कर लोगे कि ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये आपका कैश अकाउंट बना रहे हो तो जो डेबिट वाली आइटम है डेबिट में, जो क्रेडिट वाली है वो क्रेडिट में डालते जाओ, दैट्स इट। तो आप अगर चाहो तो इनको खुद से कर सकते हैं। ये सारे आपके यहाँ पर इलस्ट्रेशंस है, तो इफ यू वांट यू कैन डू योरसेल्फ। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये परचेज अकाउंट है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दिया, कार्टेज अकाउंट है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, देख रहे हैं ना। तो इसमें सिर्फ पोस्टिंग की है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ। अभी रेंट अकाउंट हो गए, ड्राइंग्स अकाउंट हो गए, इनको कुछ नहीं किया, इनको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ रखा है। ये तो आपका चैप्टर ही खत्म हो गया है यहाँ पर। तो हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट आंसर्स बताने। जैसे वाउचर जो है वो किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं आपके, कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश क्रेडिट सेल्स, कैश क्रेडिट परचेज या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो भाई, वाउचर क्या बताया था मैंने, सोर्स डॉक्यूमेंट ना, बिल्स होते हैं ना आपके, तो बिल कभी, बिल कब पे करेंगे, चाहे आप कैश में परचेज करो, क्रेडिट में पे परचेज करो, तो आपके क्या है, बिल तो आपको देने ही पड़ेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। वाउचर जो है वो प्रिपेयर किससे किए जाते हैं, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जर्नल एंट्री, लेजर या ऑल ऑफ द अबव। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही होंगे। कितनी साइड्स होती है एक अकाउंट की, अभी हमने देखी कितनी, 2। अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो कैश में तो उसको डेबिट शुड बी डेबिटेड टू, तो वो किस अकाउंट में डेबिटेड होगी, कैश में। जब मशीन परचेज कर रहे हो तो किस अकाउंट में डेबिटेड होगी, अरे भाई डेबिट तो मशीन अकाउंट ही होएगा, क्रेडिट कैश अकाउंट होगा, ओके। नाउ इनमें से बताना कौन सी करेक्ट है आपकी, तो आपको पता है वैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ कहीं दे रखा है, एसेट्स यहाँ दे रखी है तो लायबिलिटी माइनस कैपिटल दे रखी है, मतलब ये गलत है, ठीक है। अब इसी के साथ आप और इसकी बना लो कि अगर मैं लायबिलिटी निकालूं तो मेरी क्या होगी, एसेट्स माइनस कैपिटल होगी। तो क्या ऐसा कुछ दे रखा है कि लाइबिलिटी एक साइड और एसेट्स ये भी नहीं दे रखी, तो मैं कैपिटल अगर निकाल लूं तो मेरी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होगी। तो क्या ऐसा कहीं दे रखा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, हाँ जी दे रखा है, और ये कैपिटल भी दे रखा है, इट मीन्स आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ कैश अगर विड्रॉ करेगा प्रोप्राइटर तो वो क्रेडिट किसको करेगा, अगर प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ करेगा तो किसको करेगा, ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश ना, तो कैश। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो आप ये, मतलब ये क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आप कर लीजिएगा, ये मैं बता ही देती हूँ। चलो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, क्रेडिट और डिक्रीज इन एसेट्स। देखिए अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है
तो आप क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, बिल्कुल सही बात है। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो नहीं, ये गलत है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नाउ द बुक जिसके अंदर सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उस बुक को हम क्या कहते हैं? बुक जिसके अंदर हम सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो आपकी लेजर होती है। अगर हम ट्रांजेक्शन्स को जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।